डिस्टिलेशन ऑपरेशन जनरली दो तरह के इक्विपमेंट में किया जाता है, एक ट्रे टावर एंड एक पैक टावर। ट्रे टावर में ट्रेज रहती है, वेयर्स रहती है, डाउन कमर रहते हैं, मैन होल्स रहते हैं, जबकि पैक टावर में पैकिंग्स रहते हैं, लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, पैकिंग सपोर्ट्स रहते हैं और नोजल्स रहती है। मेजरली तीन टाइप की ट्रे रहती है, सीव ट्रे, बबल कैप ट्रे एंड वाल्व ट्रे। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ सीव ट्रे tower in the distillation. In the designing, generally three things are there. First, number of stages, then tower height एंड टावर डायमीटर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ स्टेजेस मैकएप-थिले मेथड से फाइंड किया जा सकता है। तो स्टेजेस जनरली तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज फीड क्वालिटी, देन सेकंड इज रिफ्लक्स रेशियो, हम कितना रिफ्लक्स अंदर कर रहे हैं, एंड थर्ड इज द डिजायर्ड प्योरिटी। नाउ टावर हाइट इट मेजरली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज नंबर ऑफ स्टेजेस एंड सेकंड इज ट्रे स्पेसिंग। जितने भी ज्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे इतने टावर हाइट ज्यादा होगी, और वैसे ही जितनी ट्रे स्पेसिंग होगी तो वो सब ट्रे को एकोमोडेट करने के लिए हमें टावर हाइट बढ़ानी पड़ेगी। एंड थर्ड इज टावर diameter. It depends on the four major parameter. First, liquid and gas flow rate. Second, operating temperature, pressure. Third is liquid distribution in the tray, and fourth one is tray spacing. Before discussing tower diameter calculation, we must understand that कि tray tower कौन से liquid gas flow rate में handle किया जा सकता है। At particular liquid flow rate, अगर मैं gas flow rate बढ़ाऊंगा तो हमारे पास कोनिंग कंडीशन क्रिएट होगी, और उससे भी ज्यादा बढ़ाऊंगा तो एक्सेसिव लिक्विड एंट्रेनमेंट क्रिएट होगा। कोनिंग में क्या होता है, लिक्विड जो भी रहता है उसमें अगर मैंने गैस फ्लो रेट बढ़ा दिया तो कोन के शेप में ऊपर स्प्लैशिंग होता है। और सेकंड, लिक्विड एंट्रेनमेंट, दैट मीन्स अगर उससे भी ज़्यादा गैस की वेलोसिटी बढ़ जा रही है तो वो गैस उसके साथ लिक्विड ड्रॉपलेट्स को ऊपर लेके जाता है, विच इज कॉल्ड द एंट्रेनमेंट। अगर कम गैस फ्लो रेट में मैं लिक्विड फ्लो रेट बढ़ाऊंगा तो सबसे पहले तो डंपिंग होगा। डंपिंग दैट मीन्स जो भी सीव्स रहते हैं, सीव्स के अंदर से ही पूरा लिक्विड नीचे आ जाएगा। फिर अगर मैं फ्लो रेट और भी बढ़ाऊंगा तो उसमें विपिंग होता है। सीव्स में तो लिक्विड नीचे आएगा ही, डाउन कमर से भी पूरा लिक्विड नीचे आ जाएगा। और गैस और लिक्विड की एक्सेसिव कंडीशन रहती है, उसे बोला जाता है फ्लडिंग, जिसमें पूरा ट्रे टावर फ्लडिंग हो जाता है, लिक्विड से फिलअप हो जाता है। तो ये जो बीच वाली कंडीशन रहती है उसके बोला जाता है स्टेबल रीजन। अगर स्टेबल रीजन के हिसाब से अगर लिक्विड और गैस फ्लो रेट को हम डिसाइड करते हैं तो वो कंडीशन स्टेबल हो सकती है, जिसमें हमें कोई भी तरह की डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। इन द कैलकुलेशन ऑफ टावर डायमीटर, गैस वेलोसिटी और गैस फ्लो रेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जो फ्लडिंग में भी इंपॉर्टेंट है, विपिंग में भी इंपॉर्टेंट है और लिक्विड एंट्रेनमेंट में भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लडिंग से हमें क्या मिलेगा कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे गैस फ्लो हो सकता है, विपिंग में कितनी मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे गैस फ्लो रेट होता है, एंड थर्ड इज लिक्विड एंट्रेनमेंट। वो कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि अगर लिक्विड एंट्रेनमेंट 10% से ज़्यादा जा रहा है तो वो केस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस थ्री कंडीशंस दैट वी हैव टू चेक फर्स्ट बिफोर कैलकुलेटिंग द टावर डायमीटर। बिफोर डिस्कसिंग द फ्लडिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रे टावर. As you may see in this figure, this is the tray tower and this is the diameter of the tray tower. These are the different trays, and as you may see that the distance between these two trays is called the tray spacing. अब ट्रे पे रहता है वेयर, दिस इज द वेयर एज आई हैव इंडिकेटेड ओवर हियर, और जो मीडियम से जो जगह से लिक्विड नीचे जाता है इसे बोला जाता है डाउन कमर। तो ये डाउन कमर है। So this is the internal of the tray tower, as you may see that. Now liquid will be flow from the higher tray to the lower tray, as you may see that. This is the way, this is the path that liquid follows, like that way. अब जब भी गैस सीव्स के थ्रू लिक्विड मीडियम में आता है तो उसके बीच में इंट्रैक्शन होता है और फ्रोथ क्रिएट होता है। दिस इज द कॉमन प्रोसीजर। एंड लिक्विड जब भी डाउन कमर से नीचे आता है तो ये डाउन कमर में एक लिक्विड लेवल मेंटेन होता है, एज यू मे सी ओ हियर, दिस इज द लिक्विड लेवल मेंटेन। दो ऑल द टाइम लिक्विड इज कमिंग डाउन फ्रॉम हियर, बट एक लेवल मेंटेन होता है, सो उसे बोला जाता है द लिक्विड लेवल ऑफ द डाउन कमर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लडिंग, फर्स्ट इज जेट फ्लडिंग एंड सेकंड इज डाउन कमर फ्लडिंग। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गैस की वेलोसिटी बढ़ गई तो ये फ्रोथ ज्यादा अमाउंट में क्रिएट हो जाएगा जब लिक्विड और गैस का इंटरेक्शन होगा। सो व्हाट हैपेंड दैट एट सर्टेन स्टेज ये जो भी एम्प्टी स्पेस है दो ट्रे के बीच की, वो पूरी स्पेस फ्रोथ से फिलअप हो जाएगी। तो जो भी लिक्विड एंट्रेनमेंट है वो ऊपर की ट्रे में चले जाएंगे। सो दिस इज नॉट द राइट कंडीशन, सो दैट फ्लडिंग इन बिटवीन दिस ट्रे बिकॉज ऑफ द फ्रोथ इट इज कॉल्ड द जेट फ्लडिंग. नाउ सेकंड टाइप ऑफ फ्लडिंग विच इज डाउन कमर फ्लडिंग, उसमें क्या होता है जब भी लिक्विड फ्लो रेट बढ़ता है तो वो केस में लिक्विड यहाँ से नीचे जाता है, तो ऊपर जो प्रेशर रहता है दिस इज प्रेशर 1 and this is let's say pressure 2. तो नीचे की ट्रे में as we all know that P2 is always greater than P1. जैसे ही हम टावर में नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो अब क्या होता है इन नॉर्मल प्रैक्टिस कि ऊपर की ट्रे में जो भी रेट से लिक्विड नीचे आता है उसका कुछ प्रेशर रहता है, जब भी वो नीचे जाता है तो वो हायर प्रेशर में जाता है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये जो लेवल हाइट मैंने अभी बोला वो मेंटेन रहती है, तो दैट इज द कंपेंसेशन ऑफ द प्रेशर। बट जब भी
प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा रहता है, सो वो केस में क्या रहता है, जो लिक्विड यहाँ से नीचे जाता है उसका P1 इज मोर लेस देन P2, तो वो केस में ये लिक्विड कंपेंसेट करने के लिए पूरे डाउन कमर में फिलअप हो जाता है और ये पूरा डाउन कमर लिक्विड से फिलअप हो जाता है, जिसे बोला जाता है डाउन कमर फ्लडिंग. Like I said previously that vapor velocity is most important in the tower diameter calculation. तो यहाँ पे फ्लडिंग वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम जेट फ्लडिंग को कंसिडर करेंगे. So this is the equation to find out the flooding velocity, that Vf equal to Cf, that is flooding constant into liquid surface tension term into density term, जहाँ पे रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर नोन, बट व्हाट अबाउट Cf. तो अगर फ्लडिंग कांस्टेंट को हमें फाइंड करना है तो हमारे पास फ्लो पैरामीटर होने चाहिए, दैट इज लिक्विड गैस फ्लो रेट एंड डेंसिटी, और एक चीज़ है दैट इज ट्रेस स्पेसिंग. तो अगर हमारे पास ये दो वैल्यू है, फ्लो पैरामीटर एंड ट्रेस स्पेसिंग, सो बाय यूजिंग दिस ग्राफ वी कैन फाइंड आउट द Cf वैल्यू. बिफोर डिस्कसिंग दिस ग्राफ हमें ट्रे का एरिया जानना जरूरी रहता है. लेट्स कंसीडर ओवर हियर, ये पूरा टावर का क्रॉस सेक्शन है, और अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ऊपर वाली ट्रे से डाउन कमर के थ्रू नीचे की ट्रे में लिक्विड आता है. तो एज यू मे सी दैट दिस इज द एम्प्टी एरिया. तो ये जो पूरा एरिया बोला जाता है जहाँ पे हमारी ट्रे रहती है, विच इज कॉल्ड द नेट एरिया. ओके, नाउ दिस लिक्विड विल कम ओवर हियर ऑन दिस ट्रे, जहाँ पे नीचे परफोरेशन में से ऊपर गैस आता है. तो जो भी एरिया में लिक्विड और गैस का एंगेजमेंट रहता है तो वो एरिया को बोला जाता है एक्टिव एरिया. ओके, अब एक्टिव एरिया के बाद अब नीचे की ट्रे में जाएगा, तो वो ट्रे से नीचे की ट्रे में जाएगा, सो दिस इज डाउन कमर एरिया. सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं दैट व्हाट इज एक्चुअल एक्टिव एरिया, तो आप यहां पे इक्वेशन देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन टर्म विच इज AT, दैट इज टावर क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज टोटल एरिया. तो अगर मैं नेट एरिया की बात करूं, ट्रे के नेट एरिया की बात करूं, तो यहां पे आप देख सकते हो एज पर दिस इमेज कि दिस इज टोटल ट्रे. ये हमारी ट्रे है बट उसमें डाउन कमर का एरिया कैंसल है, सो दिस इज टोटल ट्रे, और उसमें से अगर मैं डाउन कमर का एरिया निकाल दूंगा तो वो जो मेरा एरिया रहेगा विच इज नेट एरिया ऑफ द ट्रे. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है दैट नेट एरिया ऑफ द ट्रे विच इज टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टावर माइनस डाउन कमर एरिया. बट अभी मैंने डिस्कस किया कि एक्टिव एरिया जहां पे लिक्विड और गैस का एक्चुअल इंटरेक्शन होता है तो वो एक्टिव एरिया रहता है. फिर से हम फिगर में देख सकते हैं दैट ये जो पोर्शन है यहां से वेपर नहीं आने वाला, बट वेपर विल बी कम फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया ओनली. यहां पे आप देख सकते हो यहीं से वेपर ऊपर जाएगा. सो बेस्ड ऑन दैट हम बोल सकते हैं दैट एक्टिव एरिया दैट इज इक्वल टू टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस ट्वाइस ऑफ डाउन कमर एरिया. तो दोनों साइड का जो डाउन कमर एरिया है, यहाँ पे डाउन कमर है, यहाँ पे डाउन कमर है, वो एरिया निकाल के जो एरिया बचता है विच इज कॉल्ड द एक्टिव एरिया, विच इज द इंपॉर्टेंट एरिया टू कैलकुलेट दिस फर्दर कैलकुलेशन. और बाकी ये जो एरिया रहता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन, एज यू मे सी ओ हियर, कि डाउन कमर से जो भी लिक्विड नीचे आता है और ट्रे में फिलअप होता है तो उसको अरेंज करने के लिए हमें थोड़ा एरिया देना पड़ता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कामिंग जोन, जहाँ पे कुछ मास ट्रांसफर नहीं होता. और ये कुछ पेरीफेरी वेस्ट रहता है जहाँ पे भी हमारा मास ट्रांसफर नहीं होता, जहाँ से नीचे से गैस नहीं आता. सो दिस इज एक्चुअली द एक्टिव एरिया. नाउ जैसे ही हमने अभी फ्लडिंग वेलोसिटी का इक्वेशन डिस्कस किया जिसमें आता था फ्लडिंग कांस्टेंट, तो उसे फाइंड करने के लिए ये फिगर है वो इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप देख सकते हो दैट दिस इज फ्लडिंग कांस्टेंट, दिस इज फ्लो पैरामीटर्स एंड दिस इज प्लेट स्पेसिंग. ओके, बट अगर मुझे ये फिगर कंसिडर करनी है तो चार मेजर एजम्पशन मुझे रखने पड़ेंगे. सो विचार दे. सो फर्स्ट एजम्पशन दैट जो भी मेरी ट्रे पे होगा वो नॉन फॉर्मिंग होगा, कि ज़्यादा फॉर्म क्रिएट नहीं होगा. सेकंड, जो भी वेयर की हाइट है विच इज़ लेस देन 15% ऑफ ट्रे स्पेसिंग, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी वेयर की हाइट है वो ये ट्रे स्पेसिंग जो रहती है उसकी 15% से कम होनी चाहिए, तब जाके ये फिगर एप्लीकेबल होगी. थर्ड एजम्पशन इज दैट जो भी सीव्स रहती है, होल्स रहते हैं, उसके परफोरेशन का जो साइज रहता है वो 13 mm से कम होना चाहिए, तभी जाके ये फिगर एप्लीकेबल होगा. एंड फोर्थ विच इज होल टोटल होल एरिया एंड टोटल एक्टिव एरिया का जो रेशियो है इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.1. दैट मीन्स कि ये मेरा एक्टिव एरिया है बीच का, एज वी जस्ट डिस्कस्ड, और यहाँ पे पूरे होल्स रहते हैं, इट मे बी ट्रायंगल, इट मे बी रेक्टेंगल. तो पूरे होल का जो एरिया रहता है डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिव एरिया, ओके, उसका रेशियो 0.1 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये फिगर हम कंसिडर कर सकते हैं टू फाइंड आउट द फ्लडिंग कांस्टेंट. अगर 0.1 से कम है, लेट्स से इट इज 0.08, तो वो केस में हमें करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है विद दिस इक्वेशन. वन मोर थिंग दैट वी जस्ट सॉ इन दिस फिगर दैट उसमें ट्रे स्पेसिंग रहता है. तो फ्लडिंग वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फ्लडिंग कांस्टेंट एंड फ्लडिंग कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन द ट्रे स्पेसिंग.
तो जितना वियर का हाइट रहेगा उतना ज़्यादा लिक्विड होल्डअप होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड होल्डअप होगा उतना ज़्यादा गैस लिक्विड इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा मास ट्रांसफ़र होगा। तो वो केस में वो ट्रे की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना टावर रिक्वायर्ड इज़ लेस। बट एट द सेम केस टावर की हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो केस में जो ट्रे स्पेसिंग रहता है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू निकालना ज़रूरी है। ट्रे स्पेसिंग की जो वैल्यू रहती है दैट इज़ 0.15 मीटर से 1 मीटर में रहती है। अगर टावर डायमीटर 1 मीटर से ज़्यादा कम रिक्वायर्ड है, सो वो केस में ट्रे स्पेसिंग की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 0.15 से लेके 0.3 तक। बट अगर टावर डायमीटर की वैल्यू रिक्वायर्ड 1 मीटर से ज़्यादा है, तो वो केस में ट्रे स्पेसिंग 0.3 मीटर से लेके 0.6 मीटर तक ली जा सकती है। बट जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा फर्स्ट एजम्पशन रहता है 0.3 मीटर। तो बाय कंसिडरिंग फ्लडिंग कंडीशन हमने फ्लडिंग वेलोसिटी डिफाइन की, जिसमें फ्लडिंग फैक्टर एज यू मे सी ओवर हियर हमने फाइंड किया बाय यूजिंग दिस FLV, दैट इज फ्लो पैरामीटर L/G/ρV/ρL विच आर नोन पैरामीटर। और हमने जो इनिशियल ट्रे स्पेसिंग एज्यूम की दैट वाज 0.30। हमेशा 0.30 इनिशियल एजम्पशन किया जाता है। सो लेट्स से दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ FLV एंड दिस इज़ 0.30। सो मेरी CF की वैल्यू कहीं पे यहाँ पे आई है। सो दिस इज़ द CF फ्लडिंग फैक्टर, and by using this equation of flooding velocity, by put down the CF value, this is surface tension of liquid which is again known at particular temperature, and this is the density ratio. So by considering this we can find out the flooding velocity. और actual velocity जैसे हमने अभी डिस्कस किया वो 85% ऑफ फ्लडिंग वेलोसिटी रहती है. So you may see over here. So this is how we can find out the actual velocity of the vapor for the tower diameter calculation. Now अभी हमने डिस्कस किया कि जो एक्चुअल ट्रे रहता है, ट्रे का एरिया क्या हम कंसिडर करते हैं, विच इज़ AN. ओके, लेट्स से दैट दिस इज टावर एंड दिस इज द ट्रे, दिस इज डाउन कमर. तो ये जो पूरा एरिया रहता है विच इज AN, वो एरिया में से अगर मैं वेपर का फ्लो रेट कंसिडर करूँ दैट इज QV एंड एक्चुअल वेलोसिटी जो हमने अभी फाइंड की, अगर इसका रेशियो है सो ऑब्वियसली फ्लो रेट डिवाइड बाय वेलोसिटी विच इज नेट एरिया दैट वी आर गोइंग टू गेट. सो दिस इज हाउ वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट AN. नाउ अगेन हमने डिस्कस किया था कि AN एज पर दिस फिगर अगेन इट इज़ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस डाउन कमर एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और डाउन कमर एरिया जनरली 8 to 12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाता है. सो यहाँ पे लेट्स कंसिडर दैट डाउन कमर एरिया विच इज़ 12% ऑफ टोटल टावर क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज़ 80 माइनस 0.1280 जो हमने अभी डिस्कस किया. सो ओवरऑल इट विल बी AN equal to 0.8880. So 80 will be considered as AN by 0.88. AN हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे अभी कैलकुलेट भी किया. So उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे AN की वैल्यू रखूँ so मेरे पास 80 की वैल्यू आ जाएगी. ओके, एंड बाय कंसिडरिंग दैट अगर 80 की जगह मैं वो भी लिख सकता हूँ π/4 d square. ओके, सो बाय कंसिडरिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर. सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर टू कैलकुलेट द टावर डायमीटर, जहाँ पे मोस्टली गैस वेपर या गैस वेलोसिटी का यूज़ किया जाता है बाय कंसिडरिंग द फ्लडिंग कंडीशन. नाउ अगर हमें ये चेक करना है कि ये डायमीटर सही है कि नहीं, जो आगे हमने डिस्कस किया था, अगर डायमीटर 1 मीटर से कम है ओके तो उसका ट्रे स्पेसिंग जो रहता है वो 0.15 से मैक्सिमम 0.3 मीटर रहता है. बट अगर डायमीटर की वैल्यू 1 मीटर से ज़्यादा आ रही है तो उसका ऑन एन एवरेज 0.45 to 0.5 जितना ट्रे स्पेसिंग रखना पड़ता है. ओके, सो नाउ लेट्स से दैट बाय कंसिडरिंग दिस डायमीटर हमारे जो वैल्यू आई विच इज ग्रेटर देन 1 मीटर, और हमने फर्स्ट एजम्पशन लिया था 0.3 दैट वाज द ट्रे स्पेसिंग इन दैट ग्राफ, तो वो वैल्यू हमारी गलत है. तो उसके लिए हमें अब ट्रे स्पेसिंग की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, फिर से नई वेलोसिटी कंसिडर करनी पड़ेगी और नया डायमीटर निकालना पड़ेगा. सो दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड टू कैलकुलेट द टावर डायमीटर. नाउ वी चेक द फ्लडिंग कंडीशन, और हमें आगे के डिस्कशन के हिसाब से हमें एंट्रेनमेंट भी चेक करना पड़ेगा और विपिंग भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल डायमीटर कंसिडर हम कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द लिक्विड एंट्रेनमेंट. सो एज यू मे सी ओवर हियर परसेंटेज लिक्विड एंट्रेनमेंट की मैं बात करूँ कि कितना लिक्विड एंट्रेनमेंट होता है, तो ये फिगर में आप देख सकते हो. लेट्स से दिस इज टोटल टावर और यहाँ पे ट्रे है, दिस इज वियर जहाँ से लिक्विड मेरा फ्लो हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ द गैस वेलोसिटी सर्टन ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड विल बी पास इन दिस एम्प्टी स्पेस ओवर हियर, उसे बोला जाता है लिक्विड एंट्रेनमेंट. तो उसका एक्चुअल इक्वेशन है परसेंटेज लिक्विड एंट्रेनमेंट दैट इज kg ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंट्रेन, दैट मीन्स दिस kg ऑफ ड्रॉपलेट्स डिवाइडेड बाय टोटल फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड. ये रेशियो को बोला जाता है साई, दैट इज द सिंबल. तो ये साई की वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो एज यू मे सी इन दिस ग्राफ दैट दिस इज ऑन द y axis इट इज साई वैल्यू एंड दिस इज अगेन द सेम पैरामीटर जो हमने आगे के ग्राफ में डिस्कस किया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी फ्लो पैरामीटर L/G/ρV/ρL. तो इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, बट यहाँ पे ये जो लाइन्स है ऊपर ट्रे स्पेसिंग थी, बट दिस इज परसेंट फ्लड.
नाउ हाउ टू कैलकुलेट परसेंट फ्लड, तो उसका भी एक इक्वेशन हमारे पास है, परसेंटेज फ्लड दैट इज फ्लडिंग नथिंग एल्स, एक्चुअल वेपर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्लडिंग वेलोसिटी, जो कि हमने अभी कैलकुलेट कर ही लिया है, जो हमने कंसिडर किया था दैट दिस एक्चुअल वेलोसिटी इट इज 85% ऑफ द फ्लडिंग वेलोसिटी. सो एक्चुअल हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है विच इज 85%. सो अगर FLV की वैल्यू मेरे पास है एंड इफ आई गो टू दिस 85 सर्टेन वैल्यू, सो आई बी गेटिंग सर्टेन वैल्यू ऑफ साई. ठीक है, तो अगर साई की वैल्यू 10% से कम है तो हमारी जो भी ट्रे होगी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. बट लेट्स से कि ये जो 10% है दैट मीन्स ये वैल्यू के ऊपर वाली जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो केस में मेरी साई की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स जो ट्रे की कैपेसिटी है वो कम है, एफिशिएंसी कम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विपिंग कंडीशन. अगर हमें विपिंग कंडीशन चेक करनी है उसके लिए हमें वियर की हाइट और लेंथ जानना ज़रूरी होता है. उसके लिए लेट्स डिस्कस दिस टर्म्स दैट अगर मैं वियर की बात कर रहा हूँ, सो फॉर दैट वियर यहाँ पे आप फिगर पे देख सकते हो दिस इज ट्रे टावर. ओके, यहाँ पे ट्रे है एंड दिस इज वियर. तो द हाइट ओवर हियर इज लेस कंपेयर टू हाइट ओवर हियर. तो बेसिकली आप यहाँ पे ही देख सकते हो कि जहाँ पे वियर की हाइट ज़्यादा है वहाँ पे लिक्विड होल्ड अप भी ज़्यादा है, जहाँ पे वियर की हाइट कम है वहाँ पे लिक्विड होल्ड अप कम है. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस वियर हाइट. वियर हाइट विच इज़ नथिंग बट द हाइट ऑफ द लिक्विड ओवर द ट्रे. जितनी हाइट होगी उतना ट्रे पे लिक्विड की हाइट होगी. नाउ अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो कि वियर की हाइट में बढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स ज़्यादा लिक्विड हो रहा है, और वो केस में जितना लिक्विड का डेप्थ ज़्यादा उतनी प्लेट की एफिशिएंसी भी हमें ज़्यादा मिलेगी. बट ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा लिक्विड उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप भी हमें मिलेगा. सो वो केस में हमें लिक्विड की जो वियर की हाइट है वो भी ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है. जो कॉमन वेयर हाइट रहती है विच इज़ 40 mm टू 50 mm, ये साइज में हम वेयर की हाइट कंसिडर करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर लेंथ. नाउ दिस इज टॉप व्यू, एज यू मे सी दैट अगर ऊपर से ट्री टावर को देखो तो ऐसे दिखेगा, और जहाँ पे ये वेयर रहती है और उसके बाद वाला एरिया डाउन कमर एरिया रहता है, राइट. तो लेट्स कंसिडर दिस टू डिफरेंट कलर. जो फर्स्ट कलर है वाइट कलर, उसमें आप देख सकते हो कि वियर की लेंथ है, दिस इज लेंथ, द लेंथ ऑफ द वियर, ये लेंथ बोला जाता है. तो ये फर्स्ट केस में लेंथ कम है. लेंथ कम है इसका मीनिंग क्या है कि ये जो डाउन कमर का एरिया है वो भी कम है. और सेकंड केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ ज़्यादा है. लेंथ ज़्यादा है दैट मीन्स डाउन कमर का जो भी बचा हुआ एरिया है वो डाउन कमर का एरिया ही रहने वाला है, वो भी ज़्यादा है. तो यहाँ में हमें कंसिडर क्या करना है, तो जस्ट सी ओवर हियर मोस्ट कॉमन लेंथ ऑफ वियर विच इज़ 0.6 टू 0.85 ऑफ इनर डायमीटर ऑफ द टावर. ये डायमीटर है टावर का, ठीक है, उसका 0.6 टू 0.85 टाइम्स डायमीटर वियर का रहता है. बट इन जनरल स्टार्टिंग एजम्पशन हमारा जो रहता है विच इज 77% ऑफ इनर डायमीटर. लेट्स से दिस इज 77% ऑफ इनर डायमीटर. तो जैसे मैंने आपको आगे बोला कि अगर मैं 77% वियर लेंथ ले रहा हूँ ऑफ इनर डायमीटर, तो जो मेरा डाउन कमर का एरिया आएगा विच विल बी 12% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन. तो ये सब वैल्यू फर्स्ट एजम्पशन के लिए फिक्स की गई है कि अगर वेयर की लेंथ फर्स्ट एजम्पशन पे हमें लेनी है तो 77% ऑफ डी आई, और डाउन कमर के एरिया हमें अगर लेना है फर्स्ट एजम्पशन पे विच इज़ 12% ऑफ दिस टावर क्रॉस सेक्शन एरिया. तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन ये निकलता है, लेट्स कंसिडर द डिफरेंट पैरामीटर, वेयर लेंथ, डाउन कमर एरिया, नेट ट्रे एरिया, टावर डायमीटर रिक्वायर्ड एंड प्रेशर ड्रॉप. तो लेट्स कंसिडर कि मैं वेयर की लेंथ ज़्यादा ले रहा हूँ मतलब ये केस में आप देख सकते हो कि ये वेयर की लेंथ ज़्यादा है, अंदर की साइड वेयर है. अगर ज़्यादा मेरी लेंथ है तो डाउन कमर एरिया भी ऑब्वियसली ज़्यादा मुझे मिलने वाला है, और जो नेट ट्रे एरिया है वो कम होगा. जितना ज़्यादा डाउन कमर का एरिया इतना कम ट्रे का एरिया, तो वो कम है. तो ऑफ कोर्स अगर कम एरिया है तो उसकी एफिशिएंसी भी कम रहेगी, तो जो टावर डायमीटर रिक्वायर्ड रहेगा दैट मीन्स जितना वॉल्यूम हमें हैंडल करना है उसके लिए डायमीटर भी हमें ज़्यादा ही लेना पड़ेगा. बट वो केस में एक पॉसिबिलिटी अच्छी है, दैट मीन्स कि प्रेशर ड्रॉप हमें कम मिलने वाला है. उसका ऑपोजिट अगर हमें बात करें कि वेयर की लेंथ कम है, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रे में ले रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि डाउन कमर एरिया भी कम है, तो नेट एरिया मेरा ज़्यादा मिल रहा है. तो ऑफकोर्स कि ज़्यादा एरिया मुझे मिल रहा है तो वो केस में टावर डायमीटर भी मुझे कम ही रिक्वायर्ड होगा, और प्रेशर ड्रॉप वो केस में ज़्यादा होगा. क्योंकि ये केस में अगर आप देखोगे तो अगर मैं कम लेंथ ले रहा हूँ मतलब डाउन कमर का एरिया भी कम है, तो यहाँ पे लिक्विड फिल होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, तो प्रेशर ड्रॉप भी बढ़ने का चांसेस रहता है. तो वो केस में हमें ऑप्टिमाइज वैल्यू कंसिडर करनी पड़ती है, दैट व्हाट शुड बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ वेयर. तो उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस टेबल रहता है, दैट इज द रेशियो ऑफ वेयर लेंथ टू द इनर डायमीटर ऑफ द टावर. जैसे अभी मैंने आपको बोला दैट रेशियो हमें कंसिडर करना पड़ता है. जो इनिशियल जो हम रहते हैं विच इज़ 77% ऑफ द
इनर डायमीटर, तो वो 77% आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके लिए जो डाउन कमर एरिया है जो अभी हमने डिस्कस किया विच इज़ 12%, ठीक है। तो यहाँ से पहले से अगर हम बात करो तो दिस इज 0.6, वो केस में मेरी लेंथ, वेयर की जो लेंथ है वो कम है, कम रेशियो, दैट मीन्स लेंथ भी कम है, लेंथ कम है दैट मीन्स जो डाउन कमर एरिया है वो भी कम है, ओके। तो वो केस में प्रेशर ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ रहा है दैट मीन्स वेयर लेंथ भी बढ़ रही है और डाउन कमर एरिया भी बढ़ रहा है, तो वो केस में प्रेशर ड्रॉप भी कम होता जाएगा, okay. So that's why by using this table and first assumption that we are taking which is this assumption. Now to check the whipping condition, हमें wear length wear height पता चल गई, तो वो wear height जितनी है उतनी ही मेरे लिक्विड की डेप्थ रहेगी। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिक्विड डेप्थ ऑन द ट्रे, ओके। तो ये बेसिक चीज़ हमें पता है कि हाइट ऑफ द वियर, बट ऑफकोर्स जो वियर होता है उसके ऊपर से भी कुछ ओवरफ्लो होता है, ओके। तो ओवर वेयर फ्लो हाइट ऑफ द लिक्विड, तो ये दोनों का समेशन मिला के जो भी होता है विच इज़ द टोटल लिक्विड डेप्थ ऑन द ट्रे। तो यहाँ फिगर पे आप देख सकते हो दिस इज वेयर, ओके, एंड दिस इज द लिक्विड विच इज़ फ्लोइंग, ओके। तो ये वेयर की हाइट है और ऑफकोर्स नीचे जाने के लिए लिक्विड को ओवरफ्लो होना ज़रूरी है, तो ऊपर से लिक्विड ओवरफ्लो होगा। तो ये जो बाकी की एडिशनल हाइट रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एडिशनल हाइट, ओके। इट इज़ कॉल्ड द क्रेस्ट हाइट, ओके, इट इज़ कॉल्ड द क्रेस्ट हाइट और ओवरवेयर हाइट, ओके। सो टोटल लिक्विड डेप्थ इज हाइट ऑफ वेयर प्लस क्रेस्ट हाइट। तो अगर मुझे क्रेस्ट हाइट मेजर करनी है, सो फॉर दैट आई एम हैविंग दिस इक्वेशन दैट ओवरवेयर लिक्विड हाइट विच इज इक्वल टू 750 LM by rho L into LW, where LM which is nothing but the mass flow rate of liquid that we have already, this is density of the liquid, and this LW which is the wear length जो अभी हमने डिस्कस किया। तो उस हिसाब से अगर हम ऑप्टिमाइज वैल्यू लेके आते हैं वेयर लेंथ की, तो हमारे पास HOW की वैल्यू मिल जाती है। सो एज यू मे सी ओवर हियर दिस इज वन ऑफ द ट्रे टावर एंड दिस इज द ट्रे। और जब भी ये वेपर की वेलोसिटी नीचे से कम हो जाएगी तो ये जो सीव्स रहते हैं, सीव्स के अंदर से ही ये लिक्विड नीचे आना चालू कर देंगे और ओवरफ्लो तो होता ही है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द विपिंग, जो लेस वेपर वेलोसिटी से होती है। तो अगर विपिंग कंडीशन मुझे चेक करनी है, सो देर आर टू मेथड्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी टू अवॉइड द विपिंग। तो उसके लिए पहला जो इक्वेशन विच इज़ डुल्जीज इक्वेशन, तो वो इक्वेशन के हिसाब से वी एच मिनिमम दैट इज मिनिमम वेलोसिटी थ्रू द होल्स दैट इज सीव्स ऑफ द ट्रे of vapor is k minus 0.9 20.4 minus dh under root rho v, where dh which is nothing but the whole diameter, जो भी सीव्स रहती है सीव्स का डायमीटर रहता है वो हमने आगे डिसाइड कर दिया। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस के वैल्यू, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द ग्राफ। लेट्स से वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड दिस HL विच इज़ वेयर प्लस क्रेस्ट हाइट। उसके हिसाब से अगर हमारी कोई भी वैल्यू आती है, लेट्स से दिस इज द वैल्यू, सो बाय मीन्स ऑफ दिस ग्राफ वी में फाइंड आउट दी के वैल्यू। तो वो के की वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे, सो आपको वेलोसिटी ऑफ द होल ऑफ द वेपर मिल जाएगी विच इज़ द मिनिमम वेलोसिटी जिससे विपिंग होना अब स्टार्ट होने वाला है। नाउ सेकंड विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड टू फाइंड आउट द वेपर वेलोसिटी इज Bennett's equation. Bennett's equation is generally tells it about the Froude number of the liquid. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इक्वेशन है Froude number of the liquid which is a density of the vapor into velocity through the hole into rho L G HL. HL जो हमने अभी डिस्कस किया it is total depth of the liquid. So by means of that if we'll calculate this Froude number, और अगर Froude नंबर की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स कि हमारा जो भी वेलोसिटी है जो भी फ्लो रेट है विच इज़ इनफ, उससे हमारा विपिंग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड दिस Froude नंबर इज़ मोस्टली यूज मैथड नाउअडेज टू कैलकुलेट द विपिंग कंडीशन, टू चेक द विपिंग कंडीशन। अगर टावर डायमीटर कैलकुलेट कर लिया है तो उसके लिए कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ती है, फ्लडिंग, विपिंग, एंट्रेनमेंट, वो भी हमने डिस्कस किया। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वियर हाइट एंड वियर लेंथ। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टोटल ट्रे एरिया, नेट एरिया, डाउन कमर एरिया, active area. So by considering all those parameter and all graphical representation, we discussed about how to calculate tower diameter. So in the next video we'll be continuing this topic and we'll discuss about how to calculate pressure drop over the tray tower and how to consider the downcomer head and how to calculate that, and of course the efficiency of the tray tower, that we'll discuss in the next video. See you in the next one.